प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ पूर्णांक के बारे में जानेंगे। आज हम आपकी कक्षा के गणित की पाठ्यपुस्तक के तीसरी अध्याय यानी पूर्णांक पर चर्चा करने वाले हैं। आपने पूर्णांक से पहले भी बहुत सारी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया होगा और जाना होगा कि अन्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और किस तरह से परिभाषित की जाती हैं। उन्हीं को एक दूसरे से लिंक करते हुए आज हम पूर्णांक की अवधारणा को समझेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक पर चर्चा करने से पहले आइए हम कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में चर्चा करें जिनसे हम पूर्व में भी अवगत हो चुके हैं। यहाँ संख्या रेखा पर आपको कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं। अगर हम संख्या रेखा के दाईं ओर बढ़ते जाएं तो हम अनगिनत संख्याओं से रूबरू होते जाते हैं। क्यों? ये सही है ना? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली इन संख्याओं के बारे में हम पूर्व में ही अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? जी, बिल्कुल सही, आपने ठीक बताया। ये गिनती की संख्याएं हैं और अनगिनत हैं। इन्हें गणित में हम प्राकृत संख्याओं के रूप में जानते हैं। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और कैपिटल N से निरूपित किया जाता है। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर संख्याओं का 2 समूह दिखाई दे रहा है। पहले समूह के बारे में हमने अभी अभी चर्चा की है और स्पष्ट है कि यह समूह प्राकृत संख्याओं की है। अब आइए संख्याओं का एक दूसरा समूह जो दिखाई दे रहा है, इन्हें देखने के बाद आप बता सकते हैं कि दोनों समूह एक ही हैं या दोनों समूहों में कुछ अंतर है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों समूह में एक अंतर है और वह अंतर यह है कि ऊपर वाली संख्याओं के समूह अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में एक संख्या 0 को शामिल कर दूसरा समूह बनाया गया है। यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो हमें संख्याओं का एक नया समूह प्राप्त होता है जिसका हम अलग से नामकरण करते हैं। इस नए समूह को हम पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में हम होल नंबर्स कहते हैं और इस समूह को कैपिटल W से निरूपित किया जाता है। आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पूर्ण संख्याओं का समूह दिखाई दे रहा है। उपर्युक्त पूर्ण संख्याओं में से 2 पूर्ण संख्या 4 और 7 को लेते हैं। अगर हम 7 में से 4 को घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। ध्यान दें कि 7 और 4 तो पूर्ण संख्याएं हैं ही और घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो 3 है और यह भी एक पूर्ण संख्या ही है। दूसरा उदाहरण देखें। अगर 7 में से 7 को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। ध्यान दें, ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। लेकिन जब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें 4 में से 7 को घटाना है तो हम संशय में पड़ जाते हैं कि इसका हल क्या होगा। आइए फिर से इसका विश्लेषण करते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों को देखें तो हम पाते हैं कि जब हम एक पूर्ण संख्या को
उससे बड़ी पूर्ण संख्या में से घटाते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब हम किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से घटाते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, वो भी एक पूर्ण संख्या ही है। परंतु जब हम एक छोटी पूर्ण संख्या को एक बड़ी पूर्ण संख्या से घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इस पर संशय की स्थिति बन गई है। किंतु यह स्पष्ट है कि इसका हल निश्चित ही एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगी। हम जानते हैं कि शून्य से छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं है और 4 में से 7 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे, उन्हें कैसे दर्शाएंगे? आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको पिकनिक पर जाना है अपने मित्रों के साथ। आप अपने साथ 10 सेव ले जाना चाहते हैं, परंतु जब आप अपनी माँ से 10 सेव के बारे में कहते हैं तो माँ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि घर में सिर्फ 7 सेव ही हैं और आपको 10 सेव देने के लिए उन्हें 3 और सेवों की व्यवस्था करनी होगी। माँ एक तरकीब सोचती है, वह अपनी पड़ोसन से 3 सेव उधार लेकर उन्हें कहती है कि वह बाद में उन्हें 3 सेव लौटा देगी। अब 3 सेव लाने के बाद माँ के पास 10 सेव हो जाते हैं और वह आपको 10 सेव देकर पिकनिक पर भेज देती है। अब माँ के पास कोई सेव नहीं है, परंतु उन्हें अपने पड़ोसन को 3 सेव वापस करने हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। राजू एक किताब खरीदने बाजार जाता है। जब वह किताब दुकान पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस किताब का मूल्य 25 रुपया है और उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपये है, यानी किताब के मूल्य से 5 रुपये कम। दुकानदार उससे 20 रुपये लेकर किताब दे देता है और कहता है कि बाद में 5 रुपये दे देना। अब सोचिए, दुकानदार एक व्यस्त आदमी है, वह कैसे याद रखेगा कि उसे राजू से 5 रुपये लेनी है। राजू भी यह समझ रहा है कि दुकानदार से उसने उधार ली है और उसे 5 रुपये लौटाने हैं। ऐसी ही न जाने कई परिस्थितियां हो सकती हैं जो दैनिक जीवन में हमारे सामने आ सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों का हल ढूंढने के लिए हमें शून्य से छोटी संख्याओं के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता होती है। इसके लिए उस संख्या से पहले हम माइनस चिन्ह अथवा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह हमें बतलाता है कि माइनस चिन्ह लगी हुई संख्या शून्य से छोटी होती है और ऐसी संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आपकी देय राशि को हम ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया है तो आपकी देय राशि को हम -10 से दर्शाएंगे। हमारे सामने और भी कई विपरीत स्थितियां आती हैं ना? देखिए, ऐसी कुछ स्थितियों में हम क्या करते हैं। लाभ और हानि विपरीत स्थितियां हैं, इसलिए लाभ को प्लस चिन्ह से तथा हानि को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। जैसे 15 रुपये लाभ को रुपये +15 तथा रुपये 15 की हानि को -15 द्वारा निरूपित किया जाता है। एक अन्य उदाहरण लें, जैसे समुद्र तल से 6 किलोमीटर ऊपर को यदि +6 से निरूपित किया जाता है तो समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे को -6 से निरूपित किया जाएगा। इसी तरह यदि बढ़ना को प्लस से निरूपित किया जाए तो घटना को माइनस से निरूपित किया जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को प्लस चिन्ह और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। दिशाओं की बात करें तो पूरब को यदि प्लस चिन्ह से तो पश्चिम को माइनस चिन्ह से दिखाया जाता है। इसी तरह उत्तर को यदि प्लस चिन्ह से तो दक्षिण को माइनस चिन्ह से दिखाया जाएगा।
दाईं ओर के लिए अगर प्लस चिन्ह लिया जाता है तो बाईं ओर के लिए माइनस चिन्ह लिया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्थात प्लस और माइनस चिन्ह का उचित प्रयोग हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों की समझ विकसित करना आसान कर देता है। अब थोड़ा पीछे लौटते हैं। हमारी आज का कक्षा का उद्देश्य था पूर्णांक की समझ विकसित करना। आइए अब समय आ गया है कि अभी तक हमने जितनी बातें की उसका उद्देश्य यही था कि आखिर पूर्णांक है क्या। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संख्याओं का एक समूह दिखाई दे रहा है और उन संख्याओं को नीचे संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ऊपर दिए गए संख्याओं के समूह को देखने से आपको पूर्णांक की अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो समूह था उस समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर ले तो संख्याओं का जो नया समूह बनता है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 3 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है, इसी तरह 4 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, -5 एक पूर्णांक है। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है और इसे हम I अथवा कैपिटल Z से निरूपित करते हैं। यहाँ पर आपने पूर्णांकों का समूह देखा। यह जानना जरूरी है कि पूर्णांकों में कौन सी संख्या धनात्मक होती है और कौन सी संख्या ऋणात्मक होती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 1 से शुरू होकर दाईं ओर की सभी संख्या अर्थात गिनती की संख्याएं अर्थात प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ध्यान देंगे बच्चों, 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि 0 को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं और 0 से छोटी माइनस चिन्ह वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांक को हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर ठीक बीच में 0 होता है, उसकी दाईं ओर धनात्मक संख्या और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। बच्चों, मैं समझता हूं कि पूर्णांक की एक आवश्यक समझ आप में विकसित हो गई है और पूर्णांक की अवधारणा आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। आइए पूर्णांक से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों से भी हम अवगत होते हैं। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पूर्णांकों के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती की चर्चा करने वाले हैं। संख्या रेखा पर किसी संख्या से एक इकाई दाईं ओर चलने पर हमें उस संख्या का परवर्ती प्राप्त होता है। नीचे आपको संख्या रेखा दिखाई दे रही है। आपसे अगर मैं पूछूं कि परवर्ती संख्या की जो परिभाषा अभी अभी हमने आपको बताया है उसके अनुसार संख्या 2 का परवर्ती क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? निश्चित ही आपका उत्तर 3 होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर एक इकाई दाईं ओर चलने पर जो संख्या आती है वह है 3। अब देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। किसी संख्या से एक इकाई बाईं ओर चलने पर हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। इस तथ्य के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि 0 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो निश्चित ही आपका उत्तर -1 होगा। क्यों -1 क्यों होगा? क्योंकि संख्या रेखा पर 0 से एक इकाई बाईं ओर चलने पर -1 आता है। आइए परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को दूसरे तरीके से समझते हैं। जिस संख्या का परवर्ती निकालना है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तथा जिस संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है
उसमें 1 घटा दिया जाए। जैसे ऊपर के उदाहरणों को लें तो 2 का परिवर्ती 3 होगा, क्योंकि 2 में 1 जोड़ने से 3 होता है। उसी तरह शून्य का पूर्ववर्ती -1 होगा, क्योंकि शून्य से ठीक पहले वाली संख्या -1 है। तो हम समझते हैं कि परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। किसी संख्या के परवर्ती संख्या को हम उसके ठीक बाद वाली संख्या के रूप में भी समझ सकते हैं। यानी 3 के बाद 4 आता है तो 3 की परवर्ती संख्या 4 है, और पूर्ववर्ती संख्या को हम उससे ठीक पहले वाली संख्या के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे 2 का पूर्ववर्ती संख्या 1 है, क्योंकि 2 के पहले 1 आता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। बताइए, परिभाषा के आधार पर संख्या 3 का परवर्ती संख्या क्या है? देखिए, संख्या रेखा पर 3 से 1 इकाई दाईं ओर चलने पर 4 आता है, अर्थात 3 की परवर्ती संख्या 4 है। अब आप बताइए 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 3 से 1 इकाई बाईं ओर चलने पर 2 आता है, अर्थात 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 है। इसी तरह हम अन्य संख्याओं की भी परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। यह स्पष्ट है कि कोई भी संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है और अपनी दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। आप देख रहे हैं हम किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम यह समझेंगे कि विशुद्ध मान अथवा परम मान या निरपेक्ष मान क्या होता है। संख्या रेखा में देखें तो हम देखते हैं कि -3 और +3 शून्य से समान दूरी पर है। +3 और -3 एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक +3 और ऋणात्मक पूर्णांक -3 के चिन्हों के छोड़ने पर, अर्थात धनात्मक पूर्णांक यानी +3 और ऋणात्मक पूर्णांक यानी -3, +3 का प्लस हटा दें, -3 का माइनस हटा दें, तो इनके चिन्हों को छोड़ने पर जो पूर्ण संख्या मिलती है उसे पूर्णांक का विशुद्ध मान अर्थात परम मान या निरपेक्ष मान कहते हैं। यहाँ +3 और -3 का विशुद्ध मान 3 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, +3 का प्लस हटा दें तो 3, -3 का माइनस हटा दें तो 3। मैं समझता हूँ कि अब आप किसी भी पूर्णांक का विशुद्ध मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों को देखें। बताइए, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर 7 इकाई चलने पर कौन सी संख्या मिलेगी? जी हाँ, -7। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर 12 इकाई चलने पर कौन सी संख्या मिलेगी? जी हाँ, जवाब बिल्कुल सही है आपका। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर 12 इकाई चलने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो 12 होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। शून्य धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या? आप इसे ऐसे समझें, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। शून्य एक पूर्णांक है। अगला प्रश्न लेते हैं। -11 का विशुद्ध अथवा निरपेक्ष मान क्या होगा? जी हाँ, 11। -11 का माइनस चिन्ह हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11। तो -11 का विशुद्ध मान 11 ही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 25 रुपये लाभ को दर्शाने के लिए कौन सी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस या माइनस? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्लस, क्योंकि लाभ को हम प्लस से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी समझ को जांचने के लिए ऐसे कई तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए, हम पूर्णांकों के योग पर चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पर इसके लिए 2 तरह के नियमों को समझते हैं। पहला नियम है कि यदि 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना हो तो इनके चिन्हों को छोड़ते हुए पूर्णांकों को जोड़िए तथा प्राप्त योगफल के साथ
बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा दीजिए। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको +4 और +3 को जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चिन्ह को छोड़ देंगे, मतलब 4 और 3 को जोड़ेंगे। जब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब क्या करेंगे कि उसमें चिन्ह प्लस लगाएंगे, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? +7। प्लस चिन्ह इसलिए लगाएंगे क्योंकि बड़े पूर्णांक का चिन्ह प्लस है, यहाँ बड़ा पूर्णांक +4 है। क्लियर है? चलिए इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं कि -5 और -2 को जोड़ना है। तो अगर इनके चिन्ह हम हटा दें तो हमारे पास संख्या क्या मिलेगी? 5 और 2। अब हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब चिन्ह लगाने की बारी है, तो 7 का चिन्ह क्या होगा? -7। माइनस क्यों होगा? क्योंकि बड़ी संख्या पूर्णांक 5 का चिन्ह माइनस है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा नियम यह है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से जोड़ना हो तो उनका योग ज्ञात करने के लिए उनके चिन्हों को छोड़ते हुए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे +5 और -5 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम चिन्हों को छोड़ देंगे, यानी बड़ी संख्या 9 में से छोटी संख्या 5 को घटा देंगे तो 4 आएगा और इसका चिन्ह -4 होगा, अर्थात हमारा उत्तर -4 होगा। माइनस चिन्ह इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या 9 का चिन्ह माइनस है, यानी हम +5 और -9 को जोड़ते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो -4 आता है। दूसरा उदाहरण लें, हमें -5 और +9 को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? -5 और +9 को जोड़ना है। अब देखिए चिन्ह को हटाना है, -5 से माइनस हटा दिए, +9 से प्लस हटा दिए। अब 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 का चिन्ह प्लस होगा। क्यों प्लस होगा बच्चों? क्योंकि -5 और +9 में बड़ी संख्या 9 है और 9 का चिन्ह प्लस है, इसलिए इसका उत्तर +4 होगा। क्लियर है? उपर्युक्त उदाहरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ध्यान दीजिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है और 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो जो जोड़ आएगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। इसी तरह जब हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जो परिणाम आएगा वो भी ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। आइए अब समझते हैं कि पूर्णांकों में योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। सीधा सीधा कहें तो शून्य को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहा जाता है। क्यों? आइए देखते हैं। जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, अर्थात पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः किसी भी पूर्णांक a के लिए a + 0 = 0 + a = a। आप देख रहे हैं कि a में 0 जोड़ने से हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो a ही है, यानी पूर्णांक में के मान में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात अगर a बराबर -8 है तो -8 में 0 जोड़ने पर परिणाम -8 ही रह जाता है। इसीलिए हम शून्य को पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ने से जो परिणाम प्राप्त होता है वो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। किसी पूर्णांक को उसके विपरीत पूर्णांक में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यदि a कोई पूर्णांक हो तो a + -a बराबर 0। इसी तरह -a + a बराबर 0। उदाहरण लें, अगर a बराबर 4 लें तो 4 का योज्य प्रतिलोम -4 होगा तथा
-4 का योज्य प्रतिलोम 4 होगा, क्योंकि 4 को -4 से जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि पूर्णांकों का व्यवकलन हम कैसे करते हैं, अर्थात पूर्णांकों का घटाव कैसे करते हैं। आइए उसे उदाहरण से समझते हैं। 7 घटाव 3 बराबर कितना? संख्या रेखा का प्रयोग करते समय हमने देखा था कि 7 में से 3 घटाने के लिए हम बाईं ओर 3 इकाई आगे बढ़ते हैं और इस तरह हमें 4 प्राप्त होता है, अर्थात 7 घटाव 3 बराबर 4। अब अगर हमें 7 में से -3 घटाना हो तब, अभी तो हमने जो घटाया कि 7 में से 3 घटा दिया, लेकिन अब हमें 7 में से -3 घटाना है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ प्रश्न यह है कि संख्या रेखा पर हम 7 से शुरू कर बाईं ओर चलेंगे या दाईं ओर। यदि हम बाईं ओर चलें तो 4 पर पहुँचेंगे, अर्थात अगर 7 में से -3 को घटाएं तो 4 होगा, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 7 में से 3 घटाने पे 4 होता है, न कि -3 घटाने पे। इस प्रकार 7 घटाव 3 और 7 घटाव -3 बराबर नहीं है, अतः हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा। और जब हम दाईं ओर चलेंगे तो 3 इकाई दाईं ओर चलेंगे तो 7, 8, 9, 10, यानी 7 में 3 को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार 7 में से -3 घटाने पर हमें 10 प्राप्त होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक पूर्णांक में से एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए यह आसान होगा कि घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। जैसे 5 घटाव -3 बराबर 5 जोड़ 3, -3 को हमने जोड़ में योज्य प्रतिलोम में बदल दिया, यानी +3 में बदल दिया, तो और 5 में उसको जोड़ दिया, मतलब 5 + 3 बराबर 8। जैसे 5 घटाव -3 निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा 5 + 3 के। हमने -3 का योज्य प्रतिलोम 3 लिया, उसे 5 में जोड़ दिया तो परिणाम हमें 8 प्राप्त हुआ। यहाँ -3 का योज्य प्रतिलोम 3 है, उसे 5 में जोड़ देने पर 8 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम पूर्णांकों का व्यवकलन करते हैं। हम आगे चलकर इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना शुरू करेंगे, हल करना शुरू करेंगे, तो चीज़ें और भी सुस्पष्ट होती जाएंगी। तो बच्चों, आज हमने पूर्णांक को समझा, पूर्णांक की कुछ संक्रियाएं देखी। मैं समझता हूं कि आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने पूर्णांक को जाना, समझा, उसकी विभिन्न अवधारणाओं को समझा, विभिन्न तथ्यों से रूबरू हुए, उसके विभिन्न पहलुओं को समझा। तो इस समझ को हम आने वाले दिनों में अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लाएंगे, इसको सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। हम विभिन्न गणितीय संक्रियाओं से इसे जोड़कर आने वाले दिनों में इसका उपयोग करें, यही हमारी सफलता होगी। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।